चलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो हमारा पिछला चैप्टर कंप्लीट किया वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया का था। आज हम हमारी बुक में आगे बढ़ेंगे। हम डी आर खुल्लर की बुक को एज अ बेस बुक रेफरेंस बुक के तौर पे कवर कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम एन का भी कंटेंट जो खुल्लर की बुक के चैप्टर से रिलेटेड होता है वो कवर करते हैं। तो ऐसे में हम जो आज चैप्टर करने जा रहे हैं वो लैंड यूटिलाइजेशन का है। इसमें आप बहुत सी टर्म्स पढ़ेंगे। नेट क्रॉप्ड एरिया या नेट सोन एरिया क्या होता है, टोटल क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, फैलो लैंड क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड क्या होता है। तमाम तरह की ज़मीनों के बारे में आप जानेंगे। इसमें से खुद इंडिपेंडेंटली तो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसके आगे आने वाले चैप्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, देन ग्रीन रेवोल्यूशन, देन रिसोर्सेज जिसमें कि मेन है बायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें फिर आप सारे कल्चर्स पढ़ेंगे, चाहे वो विटी कल्चर है, सीरी कल्चर है, चाहे वो वाइट रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है। तमाम तरह की सारी चीज़ें फिर आप उसमें पढ़ेंगे। तो वो सारे चैप्टर आगे हो पाएँ उसका आधार जो टर्म्स उनमें यूज़ होंगी, जो डाटा जो फिगर्स उनमें यूज़ होंगी, उन सब का आधार यहाँ से निर्मित होगा। द चैप्टर नेम इज़ द लैंड यूटिलाइजेशन। जब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर लैंड बतौर रिसोर्स ट्रीट किया जा रहा है। जब हम इसको रिसोर्स के तौर पर बात करते हैं तो 10th क्लास एनसीईआरटी की जोग्राफी की किताब है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। इट्स अ 10th क्लास जोग्राफी बुक। उसमें देर इज अ फर्स्ट चैप्टर, दैट चैप्टर नेम इज द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वो चैप्टर बहुत अच्छे से शुरुआत करता है कि जब हम लैंड को बतौर रिसोर्स समझ रहे हैं तो पहले वो आपकी समझ बनाता है रिसोर्स को लेके, एंड देन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर के। रिसोर्स डेवलपमेंट में वो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताएगा, एंड देन वो आपको लैंड यानी कि लैंड की यूटिलाइजेशन के विषय में समझाएगा। हम इसी फ्लो को फॉलो करेंगे। हम डी आर खुल्लर के चैप्टर की मेन बॉडी पर आने से पहले 10th क्लास कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 यानी कि जोग्राफी की किताब 10th क्लास एनसीईआरटी के पहले चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कंटेंट से शुरुआत करेंगे और रिसोर्स के विषय में समझाते हुए रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ के क्या नेगेटिव्स हैं, और वहाँ से जो नीड पैदा हुई दैट इज़ द रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग, उसके बिंदु समझाते हुए आगे लैंड यूटिलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे और फिर हम वो सारी टर्म्स आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं। आप बहुत आनंद लेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लहजा अच्छा बनेगा और वर्ड्स टर्म्स एकदम सेटल्ड। सो द मेन चैप्टर इज़ द लैंड यूटिलाइजेशन। To approach the chapter, we are going to study the chapter of NCERT class 10th, that is the book Contemporary India Part 2. The chapter name is Resource and Development. तो लैंड यूटिलाइजेशन में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और उसके पहले सबसे पहले उसमें हम जिस टर्म के बारे में समझेंगे दैट इज़ द रिसोर्स। रिसोर्स मतलब कि संसाधन, हम इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन दी गई है, कम लाइनों में ही हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स। वो कह रहे हैं प्रत्येक वह चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे ज़रूरतों की पूर्ति, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे इस सारे के सारे पर्यावरण में निहित जितनी भी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, शर्त ये कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल चीज़ें हों, शर्त ये है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल चीज़ें हों, शर्त ये है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज़ें हों। तो फिर अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, तो एनवायरनमेंट में व्याप्त उन सभी चीज़ों, जिन चीज़ों से हम अपनी
ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं, उन्हें हम रिसोर्स कह सकते हैं। वो सभी चीज़ें रिसोर्स हैं। सोच के देखते हैं इसके बारे में। जब हम यहाँ पर एनवायरनमेंट टर्म की बात कर रहे हैं, हम ज़मीन के नीचे के रिसोर्सेज की बात भी कर रहे हैं, पानी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसकी बात भी कर रहे हैं, ज़मीन अपने आप में रिसोर्स है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, पानी भी रिसोर्स है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, हवा की भी बात कर रहे हैं, हवा एक रिसोर्स है, और इस पूरे स्पेस में जो चीज़ें हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं, वो भी रिसोर्स है। कई तरह की वेव्स हैं जिनको हम बतौर स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं और जिसके वजह टेलीफोनी पॉसिबल हो पाती है, इंटरनेट पॉसिबल हो पाता है। हम स्पेस को यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स के लिए, और उन सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन, फॉरकास्टिंग, ऑब्जर्वेशंस पूरी हो पाती हैं। तो वो सब कुछ जो आपके एनवायरनमेंट में है और वह आपकी ज़रूरतों की, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, शर्तिया कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि आप उसे एक्सेस कर सकें। शर्तिया कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कि मतलब आप उसे एक्सेस करने के लिए जिस एनर्जी को कंज्यूम करवा रहे हैं, जिस मैन पावर को लगा रहे हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज लग रहे हैं उस आइटम को एक्सेस करने के लिए, कहीं ये जो इनपुट है यही इतना एक्सेस ना हो जाए कि जो हासिल किया है उसकी कीमत इससे कई गुना कम है, या उससे होने वाले लाभ इससे कम हैं। जैसे कई गुना बड़ी मात्रा में आपको ओशियन से, उनके बेड से गोल्ड मिल सकता है, लेकिन मौजूदा समय में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से अगर हम उसे निकालते हैं तो वो हमें इतना कीमती पड़ जाएगा कि गोल्ड की कीमत सर्व नहीं हो पाएगी। तो उस गोल्ड को तो निकालने की कीमत, उसे बतौर गोल्ड आइटम डेवलप करने की कीमत ही मौजूदा समय में बाज़ार में जो गोल्ड है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल ही नहीं है, तो वो क्यों करना। ठीक ऐसी ही चीज़ आ जाती है कि किसी भी चीज़ का कल्चरली एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है। जैसे सपोज़ कीजिए आप अपनी फैक्ट्री में काम कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, और बदले में आप उसे कुछ पे ना करें, बेगारी, या फिर आप उसको बाउंड कर लें अपने साथ, बाउंडेड लेबर, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नॉट अलाउड। आप अपने आनंद के लिए, अपने आमोद प्रमोद के लिए किसी को बतौर रिसोर्स यूज़ करें, जैसे कि औरतों का इस्तेमाल किया जाए, उनकी मंडियां लगें, उन्हें बेचा जाए, ख़रीदा जाए, बच्चों को फैक्ट्रियों में काम पे लगाया जाए, 14 बरस से छोटे बच्चों को हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, तो such things are not acceptable to the society, and that's why those childrens and everyone in that market of slave trade, no, you cannot consider them resources. Yes, they are able to fulfill your needs. कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स की जो नीड हुआ करती थी एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसे फुलफ़िल करने के लिए वो अफ्रीका से स्लेव लेकर के जाया करते थे खेती के लिए, और उन स्लेव्स को वो पे नहीं किया करते थे, बहुत ही डेप्लोरेबल स्टेट में उन्हें रखा जाता था। उस समय उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया था कि उस समय कल्चरली ये चीज़ एक्सेप्टेबल हुई होगी, तो वो स्लेव्स तो उनके लिए बड़े रिसोर्सेज थे, और पूरे ग्लोब में एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। अफ्रीका से स्लेव ले जाना, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न स्टेट्स और साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स में उन्हें जा कर के बनाना की और टोबैको की, शुगर केन की तमाम तरह की खेती कराना, वहाँ से जो क्रॉप्स हुई हैं उन्हें ब्रिटेन ले जाना, यूरोप, और ब्रिटेन में फिर उन्हें प्रोसेस करना और दुनिया भर में बेचना, और जो पैसा आया वो पैसा अफ्रीका में लगाना, स्लेव्स खरीदने और उन्हें सेंट्रल अमेरिका ले जाना। तो देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज देयर। तो ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। आपने देखा देयर वाज डायनेस्टी इन इंडिया, इट वाज स्लेव डायनेस्टी, पूरी की पूरी एक डायनेस्टी है स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के खरीदे हुए स्लेव थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे अल्तमश को, यानी कि इल्तुतमिश को खरीदा था।
इल्तुतमिश के ही द्वारा आगे खरीदा गया एक व्यक्ति बलबन था। तो ये सभी स्लेव थे। आज ऐसी चीज़ें सुनते हो आप, उस समय में ये एक रिसोर्स थे और उस समय में कल्चरली एक्सेप्टेबल रहा होगा। लेकिन समय के साथ साथ कानून बनाए गए और 1840 में स्लेवरी ख़त्म कर दी गई, तो आज वो नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ लगातार गांधी जी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के विषय में अपना ओपिनियन रखते रहे और ये कहते रहे कि मैं एक्चुअली में मशीन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बतौर रिसोर्स अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। मैं अगेंस्ट हूँ उस क्रेज़ के जो क्रेज़ है मशीन्स के लिए, और वो क्रेज़ ये है कि लेबर सेविंग मशीन्स, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे में आप लोगों को जहाँ पर नौकरियों की ज़रूरत है उनकी वो ज़रूरतें पूरी ना करके मशीन से वो काम जब लेंगे तो एक्चुअली में प्रोडक्शन का पर्पस सर्व नहीं होगा। किसी भी सोसाइटी में रिसोर्सेज को जब हम डेवलप करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, मेन आइडिया इज़ कि पीपल पार्टिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड सो दैट हम उससे क्रिएट होने वाली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों का लाइफ बेटर हो। तो ऐसे में गांधी जी के बनाए गए इन आइडियल्स के कारण हमारी सोसाइटी में कल्चरली आज भी ये बात उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करें जो कम्प्लीटली नीड ही ख़त्म कर दें ह्यूमन लेबर की। इससे बड़े पैमाने पर समाज में बेरोज़गारी होगी, बड़े पैमाने पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। जो लोग ऐसी मशीन्स को अफोर्ड कर पाएंगे वो सारा काम मशीनों से लेंगे और वेल्थ कंसंट्रेट होगी। कैपिटलिज्म ही प्रोडक्शन का आधार बनेगा, ये सही नहीं है। इससे देश के रिसोर्सेज चैनलाइज हो जाएंगे फ्यू पॉकेट्स की तरफ, और वो उन टेक्नोलॉजीज़ के दम पर उन रिसोर्सेज को डेवलप करके उनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसकी वेल्थ कॉर्नर कर लेंगे, एंड दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ कि हम अगर आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जब डिबेट करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है उसमें ये बात कही जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर है अगर हम एग्रीकल्चर को और बेटर कर सकें, वो बेहतर है अगर हम फॉरकास्टिंग ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स और अच्छा कर सकें, वो बेहतर है अगर हम रिसोर्स प्लानिंग अच्छी कर सकें, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें, ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकें, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके, रेल एक्सीडेंट्स के पहले ही अगर हमारे पास ऐसी वार्निंग्स हों कि हम उन्हें अवॉइड कर सकें। तो हर तरह से जो इंसान के जीवन को सुगम बनाए, उसकी जान को बचाए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करे और उसके लिए भविष्य के आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने में मदद दे, ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आ रही है तो बहुत अच्छी है। तो मतलब इट विल सपोर्ट द ह्यूमन एफर्ट्स। बट अगर ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए जो ह्यूमन एफर्ट्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन को ख़त्म कर दे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ को अंजाम स्वयं से देने लगे, इससे ज़बरदस्त जॉबलेसनेस की सिचुएशन आएगी। इससे भयंकर परिवर्तन समाज में आ सकते हैं और एक डेंजरस मास्टर बन जाएगी ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स नॉट गुड। तो सारी सोसाइटी में इस समय ग्लोबली ये बात की डिबेट है कि क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल है। यस, टेक्नोलॉजिकली इट इज़ एक्सेसिबल टुडे, यस इकोनॉमिकली इट इज़ फिजिबल एज वेल, बट क्या कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ग्लोबली डिबेट इस बात पे चल रही है कि क्या हम उसे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस में बतौर एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, एक रिसोर्स के तौर पे ट्रीट कर लें। स्टिल अभी फ़िलहाल आंसर ये है कि देखते हैं, विचार करते हैं, आगे आगे देखते हैं वो कैसे इवॉल्व होती है। बट आइडिया इज़ वेरी क्लियर कि उसे ह्यूमन को सर्व करना है, ह्यूमन को अपना स्लेव नहीं बनाना है। दैट्स अ वेरी क्लियर आइडिया। तो इस तरह से आपके एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स है अगर वो आपकी नीड्स को सर्व कर रही है, शर्तिया कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने का मतलब ये है कि भाई आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर आपके पास रिसोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के फॉर्म में, लेकिन वो ऐसी रिमोट लोकेशंस में हैं या फिर वो इस तरह से ग्लेशियर्स में टैप हैं कि राइट नाउ फर्स्ट आप टेक्नोलॉजिकली उसे एक्सप्लॉइट करें, इस मामले में कमी है। और दूसरा, शायद इकोनॉमिकली भी वो फिजिबल नहीं रह पाए। जैसे अभी भी बहुत से मुल्कों के लिए ये इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है कि वो डीसैलिनाइजेशन करके पानी की ज़रूरतों को पूरा करे, कि समुद्र के पानी को, नमकीन पानी को वो मीठे पानी में बदले, अभी भी नहीं। लेकिन
जिनके पास एनर्जी बेअंत है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इन मुल्कों के पास, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के पास इनर्मस क्रूड एनर्जी है, क्रूड ऑयल है, मिनरल ऑयल है, एंड अल्टीमेटली वही एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है डीसेलिनाइजेशन के प्रोसेस में। तो वो डीसेलिनाइजेशन को यूज़ करते हैं हैवीली और वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। पर भारत जैसे मुल्क के लिए शायद ये उतना नुकसानदायक हो जाए, उतना फ़ायदेमंद ना रहे, घाटे का सौदा हो जाए। तो ये कहानी है। ओके, तो ये 3 फैक्टर ऑलवेज चेक किए जाते हैं जब भी हम रिसोर्स पे बात करते हैं, संसाधन पर बात करते हैं। दैट्स द थिंग। ओके, तो डेफिनेशन कहती है रिसोर्स की कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अब आगे समझते हैं चीज़। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स। अब सवाल ये आता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी एवरीथिंग मतलब द थिंग, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी थिंग्स अवेलेबल हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हमें बदलना होगा रिसोर्स में। अब थिंग्स आर नॉट डायरेक्टली यूजेबल, not directly usable. Suppose solar energy is there. It is sun is there. You have states like Rajasthan, Gujarat, 300 days clear sunny days over there. But ultimately सिर्फ सूर्य का होना ही पर्याप्त तो नहीं है सौर ऊर्जा लेने के लिए। आप सोलर एनर्जी चाहते हैं तो सिर्फ सूर्य का होना या क्लियर सनी डेज होना तो ज़रूरी नहीं है। आपको फोटोवोल्टेक सेल की टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, आपको राइट प्लेसमेंट ऑफ दैट इक्विपमेंट, आपको लैंड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो एक्चुअली में जो थिंग्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है रिसोर्स में। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें कौन सी चीज़ इंटरप्ले करती हैं, कैसे रोल प्ले करती हैं, उसे देख लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जब जो थिंग्स एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बनता है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच की ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये जो इंटरप्ले है, इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? ह्यूमन बीइंग। कैसे? अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? टेक्नोलॉजी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ही तो है। आप सूर्य की ऊर्जा को हार्नेस कर रहे हैं, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की ही मदद से। तो ह्यूमन बीइंग, आप विंड एनर्जी को कैसे हार्नेस कर रहे हैं? विंड मिल की मदद से। आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं? आप पानी से ऊर्जा कैसे निकाल रहे हैं? टरबाइंस की मदद से, डैम बना करके। आपके पास डैम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है। ना ही बनाना आता डैम तो पानी से ऊर्जा कैसे निकालते हैं? तो ह्यूमन बीइंग हमेशा से ही नेचर से इंटरेक्ट करता आ रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, और टेक्नोलॉजी की मदद से हम जब लगातार नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस को जन्म देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है हमें इंस्टीट्यूशंस को जन्म? ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी पहले व्यक्ति ने बहते हुए पानी में एक पहिया डाल करके, उस पहिए से शाफ्ट लगा करके, उस शाफ्ट के साथ एक इस तरह का क्रैंक लगा दिया है जो घूम रहा है, तो आगे एक और शाफ्ट वर्क कर रही है और दाने पीस रही है। इस व्यक्ति ने
बहते पानी यानी कि नेचर के साथ इंटरेक्ट किया इस टेक्नोलॉजी की मदद से, कर लिया। अब अल्टीमेटली इसे बड़े स्केल पर किया जाए, सब लोग इसे अपनाएं, तो क्या चाहिए? हमें ये आदमी चाहिए जो सबको ये लेसन दे। हमें वो स्केच चाहिए, वो डिज़ाइन चाहिए जिससे ये हो पाए। कितनी डिग्री पे रखना है, कितना फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए, कितनी बार वो स्पिन होना चाहिए व्हील, और कितनी लेंथ रखनी है शाफ्ट की, एक एक चीज़ बड़ा मायने रखती है। जिस व्यक्ति ने ये किया है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें पूछी, उससे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और अल्टीमेटली हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राफ्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल, इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग डेवलप करना ही होगा, ताकि हम इस एक्टिविटी को लार्ज स्केल पे, मल्टीपल लेवल पे कर पाएँ, ताकि हम ये स्किल सेट सब में इम्पार्ट कर पाएँ, ताकि हम जगह जगह पर ये प्रोजेक्ट लगा पाएँ। हमें फाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी, हमें फैक्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, और वो इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होंगी कि फैक्ट्रीज़ किस मोड पे काम करेंगी, एसओपी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, लेबर कैसे ऑर्गेनाइज होगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें काम करें। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर क्या रहने वाला है, पॉलिसी गाइडेंस क्या रहने वाली है, एम हमें क्या अचीव करना है, फंड्स कहाँ से मोबिलाइज होंगे, दिस एवरीथिंग कम्स अंडर द इंस्टीट्यूशंस। तो यू विल हैव मैनी इंस्टीट्यूशन, like at a large scale there is a one institution that is government, and under the government there are many other institutions. Okay, and before coming to the government we'll have a institution, social institutions are there. It is the responsibility of the social institutions primarily in the beginning of your life. So family is a social institution. It will teach you every important thing. It will say A for apple. Why they want to teach you A for apple? Why they want to teach you कि pencil कैसे पकड़नी है? Why they want to teach you कि this is book, this is bag, this is food, this is a spoon, you have to eat like this? Why? Because ultimately it is required. If you want to make your offsprings, your upcoming generations productive, if you want to enable them so that they can earn good living for themselves, you need to impart such basic knowledge, skills to them which you inherited from your society, from your culture. After that, specific skills or training or education is required. You will send them to the another social institution, that is school, then colleges, then universities. Caste is also a social institution. Class is also a social institution, that you are from which class. The merchant guilds were there at that point of time in history. Shreshti was the name. वो भी social institutions हैं। इस तरह से अलग अलग social institutions existence में आती हैं, अलग अलग political institutions existence में आती हैं, अलग अलग economic institutions existence में आती हैं। इन सभी संस्थाओं के निर्माण से, नियमों के निर्माण से, मान्यताओं के निर्माण से, मर्यादाओं के निर्माण से एक ऑर्डर बनाया जाता है, एक जिसके बीच सब मीनिंगफुली एक्सचेंज करें, सब कुछ ट्रांसमिट हो आगे समय में, और सब प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसे में ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद से, और कोशिश करता है लगातार कि इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएं, और उन इंस्टीट्यूशंस की मदद से ह्यूमन का नेचर के साथ इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस होता है, लार्ज स्केल पे होता है, मल्टीपल लेवल पे होता है, और कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, ग्रो करता जाता है। जैसे आप बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से फिर एडवांस लेवल पे आते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस ना होते तो कर पाते? हमारे देश में अगर हमने इसरो ना स्थापित किया होता, अमेरिका ने अगर नासा ना बनाया होता, तो उस समय तक हम जिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे थे, तो हम उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से आगे आते? अगर हम उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से आगे नहीं आ पाते, तो आज इनके द्वारा भेजे गए वो तमाम सैटेलाइट्स हमें जिस मायने में मदद कर रहे हैं, तो क्या हम रिमोट सेंसिंग, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, जियो टैगिंग और इन तमाम चीज़ों का लाभ उठा पाते? क्या हम इंटरनेट टेलीफोनी का लाभ उठा पाते? नहीं। तो हम तो डाक भेजा करते थे। वो दैट इट वाज सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे पास इतनी ही टेक्नोलॉजी थी कि हम घोड़े पे डाक भेज पाएँ।
समय आगे बढ़ा, हमने तार भेजना शुरू किया। समय आगे बढ़ा, हमने सिग्नल्स भेजने शुरू किए। समय आगे बढ़ा, हमने बात शुरू की, टेलीफोन। समय आगे बढ़ा, लोग एक दूसरे को देखने लगे, वीडियो कॉल्स। ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशंस थी, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशंस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कंटिन्यूअस ग्रोथ की, टेक्नोलॉजी की, जिस टेक्नोलॉजी से आप अपने नेचर के साथ और बेहतर और बड़े स्केल पे इंटरेक्ट करते ही गए, और उसी नेचर से वो सब निकाला जो पहले नहीं निकाल पा रहे थे। तो दिस इज हाउ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वट एवर टेक्नोलॉजी यू हैव टू इंटरेक्ट विद द नेचर, you need to understand one thing, that you must develop that technology to interact with the nature in a more productive manner. That is required. Okay, तो this is the interdependence of nature, technology and institution. तो यहाँ पे लिखा है कि human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic developments. The more better they can harness their environment, their surroundings, that is the nature, लिखा भी हुआ है, that is the physical environment, the more better living standard they can create, because they will have more economic development. Okay, so institutions are required simultaneously. इसलिए पुराने हमारे जो जितने भी स्कॉलर होते थे ग्लोबली, सभी रिलीजन्स में होंगे, तो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जो भी खोज उन्हें होती थी, जो भी शोध वो करते थे, बड़ी मेहनतों से भोजपत्र इकट्ठे करके, ताड़पत्र इकट्ठे करके वो दर्ज करते थे उसमें। तो जो वो खोज कर रहे हैं, जो वो चीज़ें जान रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसे तुरंत उसे दर्ज कर रहे हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस का विकास कर रहे हैं। और फिर गुरुकुल में, पाठशालाओं में, विद्याशालाओं में ये सारी चीज़ें, मर्चेंट गिल्ड्स में ये सारे ज्ञान फिर आदान प्रदान किए जाते थे। तो उन्होंने ये सब रिकॉर्ड्स दर्ज किए हैं कि क्या एडिबल है, क्या नहीं है। दैट इज़ देयर इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, अगला सवाल ये है कि हमेशा से एक विचार ये रहता है, तो ये हम इतना अभी तक रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम समझ पाए हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable is called resource. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. Human being is in the center, dealing with the nature with the help of the technology and creating all the time institutions to achieve higher and higher economic development. Okay, this is the diagram. The question is, do you think that the resources are free gifts of nature as assumed by many people? कि रिसोर्स तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, करते रहो इस्तेमाल, ये कौन सा ख़त्म होंगे? नो नो, नॉट एट ऑल। रिसोर्स वर्ड आप समझ ही नहीं पाए कि वो तो जो भी थिंग्स अवेलेबल है एनवायरनमेंट में वो तो ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती हैं, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंडेंट है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी और किस लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। आपकी टेक्नोलॉजी सीमित है और इंस्टीट्यूशंस का लेवल सीमित है, तो आप अपने नेचर से उतना ही इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो उतना ही आप थिंग्स को रिसोर्स में बदलेंगे। और अगर उन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली हमने कंज्यूम कर लिया या पॉल्यूट कर दिया, तो आगे का सर्वाइवल कैसे? क्योंकि रिसोर्सेज कोर हैं, वाइटल हैं ह्यूमन सर्वाइवल और उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो आगे का सर्वाइवल ऐसे है कि फिर और बेहतर इंस्टीट्यूशंस की मदद से टेक्नोलॉजीज डेवलप करिए, उससे और डिफरेंटली नेचर के साथ इंटरेक्ट करिए। जैसे अब बात हो रही है हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ चलाएंगे, हो रही है ना, तो लगातार इंस्टीट्यूशंस रिसर्च के वाया लगे हुए हैं ये कहने कि भाई पानी से हाइड्रोजन निकाल लेंगे और हाइड्रोजन से फिर गाड़ी चल जाएगी। अच्छा, अब मेहनत कर रहे हैं कि शुगर केन से और या फिर मेज़ से और तमाम चीज़ों से इथेनॉल निकाला जाएगा, और इथेनॉल जो है वो ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ। तो उसमें ये कोशिश है, 80-20 का भी फार्मूला आ रहा है। अब गाड़ियाँ जो रेडी 80-20 रेडी आ रही हैं कि उस फ्यूल पे भी चलेंगी जिसमें 80% तक इथेनॉल होगा और बाकी 20% मिनरल ऑयल होगा, क्रूड ऑयल होगा। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पहले के जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मिनरल ऑयल, उन रिसोर्सेज हम जानते हैं कि वो फाइनाइट है, ख़त्म होंगे,
और जिस रफ्तार से हम खत्म कंज्यूम कर रहे हैं 2050 तक और टू द मैक्स 2070 तक उन्हें ख़त्म होना है। और दूसरी तरफ उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो वैसे ही हमारी नस्लों को पहले ही ख़त्म कर देगा। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज मतलब सही मायने में फ्री गिफ्ट है नेचर का? नो, आपको resources are not free gift. Things are available in the environment, but you need to transform them in the resources. By continuously interacting with the nature with the help of the technology, and you can continuously do this with the help of development of the institution, which will give you the economic development. सो अल्टीमेटली हमें फिर अपने इंस्टीट्यूशंस पे रिलाई करके ग्लोबली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो लगातार ये तय कर रही हैं कि कैसे हम हमारे कन्वेंशनल फ्यूल्स को धीरे धीरे रिप्लेस करें हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की मदद से। तो क्या चल रहा है उसमें? नई नई टेक्नोलॉजीज़ नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए निकाली जा रही हैं और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं कि हम उन टेक्नोलॉजी पे सब्सिडीज़ दें, हम उन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, बढ़ावा दें और इनका इस्तेमाल हो। तो क्या कर रहे हैं? तो इसलिए हर समय पे आपको विचार करना पड़ेगा कि मौजूदा समय में कौन सी थिंग्स रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। हर समय पे ये बात खड़ी रहेगी कि पिछली थिंग्स जो ट्रांसफॉर्म हुई थी रिसोर्सेज में ख़त्म होने की कगार पे हैं या पॉल्यूट हो चुकी हैं। तो इसलिए ये कभी भी फ्री गिफ्ट तो है ही नहीं, नॉट एट ऑल। ये आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स के कारण है, फ्री गिफ्ट नहीं है। ओके, so do you think that the resources are free gifts of nature? The big answer is no, they are not. क्यों? Because resources are a function of human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही रिसोर्सेज है ना भाई। अभी देखा ना कि लगातार ह्यूमन टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है तो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना थिंग्स रिसोर्सेज में। तो फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही कारण है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इवन ह्यूमन कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। ह्यूमन इज़ द कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन जब नहीं है तो जो चीज़ें आज रिसोर्स हैं किसी ने उसको उस में रिसोर्स बनाया था। ह्यूमन आया तो मिनरल ऑयल फ्यूल के रूप में बतौर रिसोर्स इस्तेमाल हुआ। ह्यूमन के एडवेंट के पहले, मतलब ह्यूमन इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम कर रहे हैं उसके पहले किस जीव ने उसे बतौर फ्यूल यूज़ किया होगा फॉर द मोबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स? नोबडी। सो दैट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, मानव गतिविधियाँ के कारण रिसोर्सेज का जन्म होता है। ओके, कैसे? ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? ह्यूमन रिसोर्स किसी भी सोसाइटी में अफ्रीकन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट people having a lot of natural resources, you can say it, but people over there, the political turmoils are there, people are not, societies are not very stable, institutions are not that much, and they are not able to do such activities. Research and development is highly compromised. So ultimately education, science and technology innovations are compromised. So people over there are not capable to transform their surroundings into the resources which can yield their requirements. Ultimately there are no resources then. The resources of the Africa are being exploited by developed countries, Britain, Germany, USA, Argentina, even China, Russia, India. These are the countries. Japan. Why? Because they have considered a lot about the human as a resource. The human itself is a component of the resource, because resources are the function of the human activities. Okay? जापान के पास तो इस तरह के कोई फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी थी, उसने ह्यूमन रिसोर्स पे ही बल दे दिया कि मैं तो इसी पे काम करता हूँ और पूरी दुनिया भर से नेचुरल रिसोर्सेज मंगाऊंगा और उन्हें ट्रांसफॉर्म करूँगा फाइन फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर के। थिंग्स को रिसोर्सेज में बदलना पड़ता है और ये नतीजा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, यानी कि ह्यूमन की इंटरेक्शन विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, और ये लगातार होता है विद द हेल्प ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. Human beings themselves are essential components of resources because they transform material available in our environment into resources. Human being ही environment में available material को रिसोर्स में बदलता है। कौन बदलता है? ह्यूमन बीइंग।
एंड यूज देम, और फिर उन्हें इस्तेमाल करता है। ओके, दैट्स द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो रिसोर्सेज कैन बी, ये इतना रिसोर्स के विषय में जितनी चर्चा होनी थी